एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, या आप इसको बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। इंसानों में, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, वो तो देख ली ना। अब बारी आती है ये देखने की कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज के इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज। ओके, तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो, ऐसा है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज को समझने के लिए हमें जाना होगा उस सेशन में जब हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। याद करो वो वाला सेशन जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझाई थी। एग्जैक्टली उसी सेशन में मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था कि लीफ के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं और उन सेल्स का एग्जैक्टली अरेंजमेंट कैसे होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखो, ऐसा है कि एक लीफ के, एक पत्ती के होते हैं 2 सरफेसेस, है ना। ये जो मेरी हथेली है, ये जो मेरा पाम है, मान लो कि ये हथेली नहीं है, तो फिर क्या है? ये है एक लीफ। क्या है? ये एक पत्ती है। मान लो ना, मानने में क्या जाता है कि ये जो मेरी हथेली है, ये हथेली नहीं है, ये क्या है? एक लीफ है, एक पत्ती है। तो इस लीफ के होंगे 2 सरफेसेस, ये वाला और ये वाला, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। दोनों ही सरफेसेस पर एक एक एपिडर्मिस होती है, मतलब कि अपर सरफेस पर भी एक एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस पर भी एक एपिडर्मिस। तो अपर सरफेस की एपिडर्मिस को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस की एपिडर्मिस को हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अब दोनों ही एपिडर्मिस के ऊपर एक एक और लेयर प्रेजेंट होती है और ये लेयर बनी होती है क्यूटिन की, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। मतलब कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल एंड लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल। इसको मैं डायग्राम से समझा सकती हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक लेयर नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपको एक लेयर नजर आ रही होगी। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, फिर से बना देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक लेयर नजर आ रही होगी और इसी लेयर को पता है हम क्या बोलते हैं? अरे इसी को तो हम बोलते हैं क्या? अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। फिर इसके बाद में यहाँ देखो, नीचे भी आपको एक लेयर नजर आ रही होगी, नीचे भी आपको एक लेयर नजर आ रही होगी। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो बेसिकली लीफ का ये है अपर सरफेस और ये है लोअर सरफेस। लीफ का, पत्ती का ये है अपर सरफेस, ये है लोअर सरफेस। इसीलिए यहाँ पर आपको मिली अपर एपिडर्मिस और नीचे आपको मिली, मतलब लोअर सरफेस पर आपको मिली लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको ये एक और लेयर दिखाई दे रही होगी। अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक और लेयर नजर आ रही होगी और इसी को हम पता है क्या बोलते हैं?
इसी को हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको ये जो एक और लेयर नजर आई है, इसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। सिमिलरली ये जो लोअर एपिडर्मिस है, ये जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के भी ऊपर, लोअर एपिडर्मिस के भी ऊपर, ऊपर मतलब लीफ के अंदर नहीं, लीफ के बाहर, है ना, यहां नहीं, बाहर, बाहर, है ना, यहां पर। तो लोअर एपिडर्मिस के भी ऊपर, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, लोअर एपिडर्मिस के भी ऊपर बाहर की तरफ एक और लेयर होती है, और अगेन इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। आई बात समझ में? अब देखो, जो दोनों ही एपिडर्मिस हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों ही एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये बेसिकली हम लीफ के अंदर झांक के देख रहे हैं, है ना, ये लीफ के अंदर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों ही एपिडर्मिस के बीच में सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, ये, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्लियर हुआ? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दोनों ही एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स आपको दिख रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। अब देखो, अपर एपिडर्मिस के नीचे, अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको ये कुछ लंबे लंबे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स नजर आ रहे होंगे, है कि नहीं? अपर एपिडर्मिस के नीचे, अपर एपिडर्मिस के नीचे यहां पर आपको कुछ इलोंगेटेड क्लोजली पैक्ड सेल्स नजर आ रहे होंगे। ये हैं तो मीजोफिल सेल्स ही, लेकिन पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर भी क्यूटिकल, यहाँ पर भी क्यूटिकल। ध्यान रखना, अपर एपिडर्मिस के ऊपर, लोअर एपिडर्मिस के भी ऊपर, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होती, लीफ के अंदर नहीं होती क्यूटिकल, बाहर ही होती। तो लोअर एपिडर्मिस के भी ऊपर, बाहर की तरफ, दोनों ही एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको कुछ इलोंगेटेड लंबे लंबे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स नजर आ रहे होंगे, और इन्हें, ये है तो मीजोफिल सेल्स ही, लेकिन इन्हें हम क्या बोलते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। इन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी खास बात है। खास बात क्या है, ज़रा इनकी शक्लें देखो, कितने हरे हरे हैं। ये हरे हरे क्यों हैं, ये पेलिसेड मीजोफिल सेल्स इतने हरे हरे क्यों हैं, क्योंकि इनमें भर भर के क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड ही तो है, जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट भरा रहता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, आप बोल सकते हो कि कलर क्या होता है उसका, ग्रीन होता है कि नहीं होता, इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी ग्रीन हो जाता है। और क्योंकि इन पेलिसेड मीजोफिल सेल्स में भर भर के क्लोरोप्लास्ट हैं, इसीलिए ये सेल्स भी कैसे हो जाते हैं, हरे हरे हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये इतने सारे क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे होंगे, है कि नहीं? और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के कारण, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के कारण ये जो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स हैं ये आपको बहुत ही हरे भरे नज़र आते हैं। तो इन पेलिसेड मीजोफिल सेल्स में होते हैं क्या, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड ही है जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन पेलिसेड मीजोफिल सेल्स में भर भर के क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो अब ज़रा एक काम करते हैं ना, इतना तो हमने समझ लिया, पढ़ चुके हैं, हमने रिवाइज भी कर लिया। अब ज़रा हम बात करते हैं एक क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना, तो कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं कि हाय क्या देख लिया, पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अभी देखो, अगर मैं आपके सामने एक प्लांट सेल बना ही दूँ, चलो मैं बना देती हूँ, इतना कुछ घबराने की बात है नहीं। ये क्या है,
एक प्लांट सेल है, ये मोटी सी क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर मैं बना देती हूँ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लो बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बीच में आप बोल सकते हो कि मोस्टली क्या होता है, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। अरे प्लांट सेल है ना, 9th में हमने पढ़ा है कि हाँ प्लांट सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल कैसा दिखता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बीच में आप बोल सकते हो कि एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि सेल की सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखता है, इसीलिए उस वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। और इस सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो साइड में जो है ना पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है ना। और जो बीच में जगह बची है, जो बीच में जगह बची है, अरे जो बीच में जगह बची है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। ये जो पूरी बीच की जगह बची है, जिसमें मैं कलर फिल कर रही हूँ ना, वो क्या है, एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर पूरे में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरी स्पेस, इस पूरी स्पेस में आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म है। तो ये एक टिपिकल प्लांट सेल ऐसे ही दिखता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। और इस मोटे के कारण जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। जो आपको पूरी बीच की एंटायर स्पेस दिख रही है, इसी स्पेस में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो इसी क्लोरोप्लास्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अगर हम ऐसे अंदर झांक करके देखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ कॉइन लाइक, कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि आप बोल सकते हो कि बंडल्स में अरेंज्ड हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक करके हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ डिस्क लाइक कॉइन, सिक्को जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड होंगे बंडल्स के फॉर्म में। ये देखो, ये रहा एक बंडल, देखो ये रहा एक बंडल, ये रहा दूसरा बंडल, ये रहा तीसरा बंडल। तो जैसे ही हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक करके देखा तो हमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं बंडल्स के फॉर्म में। तो ये जो कॉइन लाइक, सिक्को जैसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स, ठीक। और इन थैलेकॉइड्स ने जो बंडल बनाए हुए हैं, जैसे कि ये एक बंडल है तो इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम। अब क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे ग्रैनम दिख रहे हैं तो प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ग्रैना। क्या हो जाएगा, ग्रैना, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सब मैं क्यों आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ऊपर लेकर के जाऊंगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने जैसे ही ऐसे झांक करके देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो हमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं बंडल्स के फॉर्म में। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स बोलते हैं। और इन थैलेकॉइड्स ने जो एक बंडल बनाया है उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। और जो इतने सारे बंडल्स बनाए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रैना। सिंगुलर क्या होता है, ग्रैनम। प्लूरल क्या होता है, ग्रैना, ठीक। अब देखो बीच की जो खाली स्पेस है, जो बीच की खाली स्पेस है, ठीक है, ये जो बीच की पूरी खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। बीच की जो पूरी खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना। थाइलाकॉइड्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी, भाइयों और बहनों देख लेना, ठीक है ना, ये देख लो, ठीक है ना, वाई लगाना मैं भूल गई थी। ओके, अब यहाँ पे देख लो, जो बीच की आपको खाली स्पेस क्लोरोप्लास्ट में ही, जो आपको बीच में क्लोरोप्लास्ट में ही जो आपको बीच में खाली स्पेस नज़र आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थाइलाकॉइड्स में होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये तो सबको पता है।
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ? तो ये जो थैलाकॉइड्स है ना, थैलाकॉइड्स, इन्हीं में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इन्हीं में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मैं एक थैलाकॉइड की बात करूं, अगर मैं एक थाइलाकॉइड की बात करूं, ये देखो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर मुझे ग्रैना दिख रहे हैं, ग्रैना में से मैंने एक ग्रैनम पकड़ा, उस एक ग्रैनम में से मैं एक थाइलाकॉइड की यहां पर आपसे बात कर रही हूं। इसमें क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। मैं मानती हूं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होता है, तो इन्हीं थैलाकॉइड्स में होता है। तो देखो, इस एक थैलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्या करेगा, ये जो है सनलाइट को कैप्चर करेगा, यही क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा, यही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करेगा, और कैप्चर करके जो है ना सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करने वाला है केमिकल एनर्जी में। तो बेसिकली इस थैलाकॉइड में हो क्या रही है, इस थाइलाकॉइड में हो क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेसेस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड्स के अंदर ही। यहाँ पर मैं एक थाइलाकॉइड की बात कर रही हूँ, जो एक में हो रहा है वो बाकियों में भी हो रहा होगा। थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और यही पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को या सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होती है क्या, लाइट रिएक्शन। थाइलाकॉइड में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी एंड NADPH। पढ़ाया था ना, NADPH। देखो, जिन बच्चों ने वो वाला सेशन देखा है फोटोसिंथेसिस वाला, उन्हें समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, हो सकता है कि उनके सर से बाउंसर निकल रहा हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एंटायर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को मैं यहाँ पे नहीं समझा सकती हूँ। जो की पॉइंट्स हैं वो मैं बस आपको रिवाइज करवा करके बता रही हूँ कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होने वाला है। तो लाइट रिएक्शन, जो कि भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट में ही होगी। जब सनलाइट होती है ना, तभी ये रिएक्शन होती है। कहाँ, तो प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तो थाइलाकॉइड्स में, क्योंकि वहां पर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि क्या करता है, सनलाइट को या सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। तो थाइलाकॉइड्स के अंदर ही, थाइलाकॉइड्स के अंदर ही होती है क्या, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं ATP एंड NADPH। याद करो, ATP और NADPH के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये एनर्जी के बटुए होते हैं। ATP एंड NADPH ये एनर्जी के बटुए होते हैं, इनमें भर भर के क्या होती है, एनर्जी होती है। फिर इसके बाद में ये ATP और NADPH मुंह उठा करके बाहर निकल आते हैं। बाहर कहाँ, सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म में, अरे स्ट्रोमा में। अभी हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हैं, अभी हम बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है ना। तो कहाँ आ जाते हैं, स्ट्रोमा में आ जाते हैं। मुंह उठा करके ATP और NADPH कहाँ आ गए, स्ट्रोमा में आ गए। अब स्ट्रोमा में क्या होता है, इन्हीं ATP और NADPH को, इन्हीं एनर्जी के बटुओं को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए। और उस एनर्जी से होता क्या है, उस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड से गुल्लू बन जाता है, मतलब कि ग्लूकोज बन जाता है। अरे फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट्स अपना खाना ही तो बनाते हैं ना, प्लांट्स का खाना क्या है, गुल्लू ही तो है, ग्लूकोज ही तो है। आई बात समझ में। तो ये एंटायर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का मतलब एम क्या है, ग्लूकोज बनाना, क्योंकि ग्लूकोज से अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि एनर्जी मिलने वाली है। भाई हमारी बॉडी में भी तो जो भी हम खाते हैं, पढ़ा दिया है ना मैंने, डाइजेशन, ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता, और यही ग्लूकोज फिर आगे जाकर के सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो कि टूटता है किसमें, पायरुवेट में। फिर पायरुवेट से आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, और उसी एनर्जी को ATP में जो है ना भर करके उसका इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी तो यही होने वाला है कि ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है।
कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं, इन्हीं थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को, सोलर एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। आई बात समझ में? और आप बोल सकते हो कि थाइलाकॉइड्स में क्या होती है, फिर लाइट रिएक्शन होती है। भाई लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? पहली बात तो लाइट के इन्फ्लुएंस में होती है, जब लाइट होती है तभी लाइट रिएक्शन होगी। कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में भी। कहाँ? थाइलाकॉइड्स के अंदर। लाइट रिएक्शन की ही पहली स्टेप क्या होती है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सनलाइट को कैप्चर करेगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थाइलाकॉइड्स में होगी। और पहली स्टेप क्या होती है लाइट रिएक्शन की कि क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। कौन? क्लोरोफिल। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी एंड NADPH, जो कि होते हैं एनर्जी के बटुए, जिनमें की भर भर के एनर्जी होती है। फिर यही एटीपी और NADPH एनर्जी के बटुए मुंह उठा करके चले आते हैं कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? थाइलाकॉइड के बाहर, यानी कि स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में इन्हीं दोनों एनर्जी के बटुओं का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए। और वो एनर्जी कहाँ लगती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए। बीच में कौन सी साइकिल आती है? ये आपका होमवर्क है। बताओ भाई, स्ट्रोमा में कौन सी साइकिल आती है? ये जो प्रोसेस हो रही है, पहली बात तो ये कि इसे हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ हुई है? सब कुछ कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड के अंदर। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। आई बात समझ में? तो डार्क रिएक्शन मतलब आप बोल सकते हो कि स्ट्रोमा में हो रही है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। तो बीच में कौन सी साइकिल आती है, ये आप मुझे बताओगे। ये आपका क्या है? आज का होमवर्क है। कमेंट में बताना, चैट में मत बताना। चैट मैं नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्या? कमेंट सेक्शन में बकायदा देखती हूँ कि कौन कौन से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। और देख लेना, जो इस चैप्टर के एंड के बाद हम क्विज करेंगे ना, उसमें उन सारे बच्चों को मैं भर भर के जो है ना तारीफ करूंगी। चलो देखो यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है क्या? ग्लूकोज। बीच में होती है एक साइकिल जिसका नाम आप मुझे बताओगे। इसे हम बोलते हैं क्या? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। ठीक है ना? ग्लूकोज जो है बन गया। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्लूकोज को बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? मैम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी प्लांट के अंदर? अभी बताती हूँ, रुक जाओ। ये जो दिख रहा है लोअर एपिडर्मिस, मैंने जो लोअर एपिडर्मिस बनाई थी, याद करो अभी अभी आपके सामने जो मैंने लोअर एपिडर्मिस बनाई थी आपके सामने, उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था। और ना ही जो मैंने क्यूटिकल बनाई थी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था। मतलब लोअर एपिडर्मिस को कंप्लीट नहीं किया, क्यूटिकल जो कि लोअर एपिडर्मिस के ऊपर मिलती है उसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बीच बीच में होते हैं क्या? लोअर एपिडर्मिस में पोर्स। लोअर एपिडर्मिस, ये लीफ है, इसका जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस में जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में बीच बीच में होते हैं क्या? पोर्स, छेद, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, है ना? क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, है ना? ये देखो, बीच बीच में ध्यान रखना कि लीफ का जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पर जो लोअर एपिडर्मिस है, उसी लोअर एपिडर्मिस में बीच बीच में कुछ छेद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है स्टोमा, प्लूरल होता है स्टोमेटा। ठीक है ना? ये देखो, ये सारे क्या है? स्टोमेटा है। मतलब दोनों को मिला करके बोलेंगे स्टोमेटा, अदरवाइज ये सिंगल स्टोमा है, ये सिंगल स्टोमा है। हर एक पोर को, हर एक स्टोमा को, हर एक स्टोमा को, हर एक पोर को गार्ड करने के लिए होते हैं गार्ड सेल्स, है ना? ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे गार्ड सेल्स। ये देखो, हर एक पोर को, हर एक स्टोमा को गार्ड करने के लिए होते हैं क्या? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ही क्या करते हैं? पोर को
खोलने या बंद करने का काम करते हैं। ये गार्ड सेल्स ही देखते हैं कि कब स्टोमा को खोलना है, कब बंद करना है। जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो ये फूल के ऐसे पिचक जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे फूल जाते हैं ये। भाई गार्ड सेल्स हैं ऐसे, और बीच में क्या है, स्टोमा है, दिख रहा है है ना, ये दिख रहा होगा। तो ये गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में आपको पोर नज़र आ रहा होगा, स्टोमा, जिसमें से मैं अपना मुंह बाहर निकाल रही हूँ। तो जब इन गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो ये ऐसे फूल जाते हैं, और फूलने पर हुआ क्या, देखो स्टोमा बंद हो गया। और जब इन गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है तो ये पिचक जाते हैं, और जहाँ ये पिचके देखो पोर खुल गया, स्टोमा खुल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमा या स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो हर एक स्टोमा को गार्ड करने के लिए दो गार्ड सेल्स होते हैं, और ये गार्ड सेल्स ही एक पोर, एक स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। वो छोड़ो, देखो यहाँ पे स्टोमा ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ओके। अब देखो ऐसा है कि जिस समय स्टोमा खुला हुआ है, जिस समय स्टोमा खुला हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, है कि नहीं। ये जो बीच में होते हैं ना सेल्स, ये वाले स्पॉन्जी सेल्स, इनके बीच में जगह होती है। पेलिसेड जो सेल्स हैं इनके बीच में तो जगह नहीं होती है ना, लेकिन ये जो बीच बीच में राउंड सेल्स हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, इनके बीच में तो आपको अच्छी खासी जगह नज़र आ रही है ना। इस अच्छी खासी आप बोल सकते हो कि जगहों से ही, अरे ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स हैं या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रही होंगी ना। तो इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, बाहर से अंदर आ जाएगी। मतलब एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, कहाँ से आई, स्टोमा या जो डिफरेंट स्टोमेटा है उनसे जो है लीफ के अंदर घुसी, लीफ के अंदर घुस गई कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ के अंदर कैसे घुसी, लीफ के अंदर, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुसी, स्टोमेटा के थ्रू, खुले हुए थे, घुस गई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। और जैसे ही घुसी, स्पॉन्जी जो सेल्स है ना, उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं, वहीं से ऐसे होते हुए कहाँ पहुंच गई, पेलिसेड सेल्स तक पहुंच गई कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स क्यों बोल दिया मैंने, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर कैसे घुली, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे घुसी, तो स्टोमेटा से घुसी, फिर स्पॉन्जी सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनके थ्रू होते हुए कहाँ पहुंची, पेलिसेड सेल्स तक पहुंची। पेलिसेड सेल्स में ही तो हम ये पूरी कहानी पढ़ रहे हैं, पेलिसेड सेल्स में ही तो, अरे पेलिसेड सेल्स में ही तो हम ये पूरी कहानी पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में, पूरी कहानी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, पेलिसेड सेल्स की ही पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर क्या है। अगर एक पेलिसेड मेसोफिल सेल को मैं उठाऊं तो उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या चल रहा है, ये सब फोटोसिंथेसिस, लाइट और डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी ना, तो ऐसे आई है कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई है, ऐसे आई है, एटमॉस्फेयर से आई है, स्टोमेटा के थ्रू लीफ में एंटर कर जाती है, और फिर ऐसे 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 जो है ना क्रॉस करते करते जो है ना अल्टीमेटली पहुंच जाती है पेलिसेड मेसोफिल सेल्स तक। फिर उन सेल्स के अंदर जाती है, क्लोरोप्लास्ट में जाती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाती है, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पहुंच करके उसी से बन जाता है क्या, गुल्लू। याद करो जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो लाइट रिएक्शन होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें पानी टूटता है। क्या टूटता है, पानी टूटता है। पानी टूटता है, कैसे टूटता है, तो 4H पॉजिटिव आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स और बनती है ऑक्सीजन। ये तो डार्क रिएक्शन की कहानी थी कि डार्क रिएक्शन में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। तो इसके लिए ग्लूकोज कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से आया। स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, है ना, डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से
ग्लूकोज बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से आती है। लीफ के पत्ती के अंदर कैसे घुसती है? तो स्टोमेटा से घुसती है। फिर स्पॉन्जी जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उनके थ्रू निकल के पेलिसेड मेसोफिल सेल्स तक पहुंचती है, सेल के अंदर जाती है, क्लोरोप्लास्ट में जाती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाती है, और स्ट्रोमा में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची बन जाता है क्या? उससे ग्लूकोज। बीच में होती है एक साइकिल जिसका नाम आप मुझे बताओगे क्योंकि वो आपका होमवर्क है। उसके भी पहले जो लाइट रिएक्शन हुई थी, पहले लाइट रिएक्शन होती है उसके बाद में डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है ना? जो लाइट रिएक्शन हुई थी उसके पहले जो लाइट रिएक्शन हुई थी उस लाइट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? पता नहीं तुम लोग को याद है या नहीं। जो लाइट रिएक्शन हुई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि पानी टूटता है। अब बोलोगे मैम पानी कहाँ से आ गया? अरे तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मुंह थोड़ी ना देखेंगी हमारा। पेड़ की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती है, पौधों की जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वो क्या करती है? मिट्टी से पानी अब्जॉर्ब करती हैं। तो पानी आ गया सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और अंदर चला गया कहाँ? थैलाकॉइड में। तो पानी जो है वो टूटता है। कैसे? H पॉजिटिव आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और ये क्या बन गई साथ में? ओहो, ऑक्सीजन। प्लांट बोलेगा कि मैं क्या करूं इस ऑक्सीजन का, है मेरे लिए तो यूजलेस है। तो फिर ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैसे निकलेगी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई थी वैसे ही ऑक्सीजन निकल भी तो सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई थी स्टोमेटा से, लीफ के अंदर एटमॉस्फेयर से, वैसे ही लीफ के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में जा सकती है स्टोमेटा के थ्रू, है कि नहीं? तो पेलिसेड सेल्स से क्या हुआ? देखो, लाइट रिएक्शन में आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन बन गई, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बन गई। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? थैलाकॉइड में हो रही है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे पहले थाइलाकॉइड से निकलेगी, स्ट्रोमा से निकलेगी, क्लोरोप्लास्ट से निकल आएगी, फिर जो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, भाई जो थाइलाकॉइड है वहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, है ना? थाइलाकॉइड से ऑक्सीजन निकल जाती है, फिर इसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ से भी निकल जाती है। कहाँ आ जाती है? साइटोप्लाज्म में आ जाती है, पेलिसेड मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में जाती है, फिर वहाँ से भी, सेल से भी बाहर निकल आएगी, और फिर सेल से बाहर निकलते हुए ऐसे डिश करते हुए स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी, ठीक है? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर गई थी स्टोमेटा के थ्रू, वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गई थी लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से, वैसे ही लीफ के अंदर जो ऑक्सीजन है जो कि पानी की टूटने से बनी है लाइट रिएक्शन के दौरान, वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ से एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएगी। और हम क्या करेंगे? हम अपनी नाक लेकर के ऐसे खड़े रहेंगे कि जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तुरंत जो है ना खींच लेंगे। हो तो गया गैसियस एक्सचेंज। अब क्यों रो रहे हो? यही होता है क्या? गैसियस एक्सचेंज। कि भाई एक्सचेंज का मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने आपको कैडबरी दी, आपने मुझे किटकैट दे दी, हो गया चॉकलेट का एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियां लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बदले में देती हैं क्या? ऑक्सीजन। अरे प्लांट की लीव्स ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली क्योंकि ग्लूकोज बनाना है, गुल्लू बनाना है, गुल्लू। साइकिल का नाम आप बताओगे मुझे कि कौन सी होती है डार्क रिएक्शन में साइकिल, उसका नाम आप मुझे बताओगे। तो सीधी सी बात है ना कि प्लांट की पत्तियों ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, बदले में ऑक्सीजन दे दी। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली प्लांट की पत्तियों ने और बदले में ऑक्सीजन दे दी। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो तो हुआ ना, और क्या हुआ? तो हो गया गैसियस एक्सचेंज। बस इतना ही होता है क्या? नहीं। कई बार आपने अपने दादी नानी को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि रात में पौधों के पास या पौधों के आसपास किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमें ये बात लॉजिकल नहीं लगती। क्यों? हम तो सोचते हैं कि भाई प्लांट्स तो हमारी एयर को जो है ना शुद्ध करते हैं। ट्रीज, पेड़ पौधे ये क्या करते हैं? हमारे आसपास की एयर को शुद्ध करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते जाते हैं। हमें तो ये लगता है, तो अगर कभी मम्मी की मम्मी ने, दादी ने, नानी ने मना कर भी दिया कि बेटा मत जाओ रात के समय प्लांट्स के पास या पेड़ के नीचे मत सो, तो कुछ सोच समझ के करती है मना। क्यों? रीज़न है। देखो ऐसा है कि ग्लूकोज तो बन गया, फोटोसिंथेसिस संपन्न हुई, ठीक है, और ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज का होता है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी जो ग्लूकोज है ये तो बन गया क्लोरोप्लास्ट में, अब यही ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के बाहर आ जाएगा, यही ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के बाहर आ जाएगा। कहाँ बाहर? तो सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में जब ये ग्लूकोज आ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म, कौन सा सेल? प्लांट सेल। तो जब प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज आ जाता है, अब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी बने। ये माना कि खाना बन गया, अब खाना बना क्यों? हम क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि हमें चाहिए होती एनर्जी। तो प्लांट्स भी तो पहले अपना खाना बनाते हैं, फिर उस खाने को तोड़ते हैं, और फिर तोड़ने से क्या होता है? एनर्जी बनती है, फिर वो एनर्जी को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो प्लांट्स में भी तो जो ग्लूकोज बना है उसको तोड़ा जाएगा ना। तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है किसमें? पायरुवेट में। और पायरुवेट में टूटने के लिए ग्लूकोज को कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तो पायरुवेट सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ही रह करके, ग्लूकोज प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हुए जो ग्लूकोज है वो टूटता है पायरुवेट में, ठीक है ना। अब पायरुवेट को टूटना है किसमें? पायरुवेट को टूटना है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, तभी निकलेगी क्या? ढेर सारी एनर्जी। तो इसके लिए भाई ऑक्सीजन तो चाहिए है ना। इसका मतलब क्या कि प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए है। ओहो, अब पता है क्या होता है? जब तक रोशनी है सुबह से लेकर के शाम तक 5-6 बजे तक, उस समय फोटोसिंथेसिस होती रहती है, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है वो तो तभी होगी जब लाइट होगी, और लाइट तो जो है ना सुबह से लेकर के शाम तक होती है, 7 बजे तक गर्मियों के समय पे, शाम में 5 बजे तक रहती है रोशनी। डार्क रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलती है कि भाड़ में जाओ, मुझे तो क्या चाहिए? ATP चाहिए है, NADPH चाहिए है ना। तो कुल मिलाकर के सुबह से लेकर के शाम तक जब तक रोशनी है, जब तक सनलाइट है, लाइट रिएक्शन होती रहेगी। लाइट रिएक्शन होगी तो साथ ही साथ डार्क रिएक्शन भी होती जाएगी, और जो है फटाफट फोटोसिंथेसिस होती जाएगी और ग्लूकोज बनता जाएगा। लेकिन जब रात का समय आता है तब तो लाइट नहीं है। रात का जब समय आता है तो लाइट तो है नहीं, उस समय लाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, और अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी? इसका मतलब क्या कि रात के समय जब रोशनी नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। अब फोटोसिंथेसिस रुक तो गई है, लेकिन प्लांट्स ऐसे वेले तो बैठे नहीं रहेंगे। प्लांट्स बोलेंगे कि अब मैं क्या करूं, लाइट होती तो मैं फोटोसिंथेसिस कर लेता, लाइट तो है नहीं, अब मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, दिन भर जो फोटोसिंथेसिस किया है उससे जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज को अब तोड़ देते हैं। तो रात में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कहाँ होता है? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, पायरुवेट को अब टूटना है कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, जिससे निकलती है भर भर के एनर्जी, जो कि ATP के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाती है कि नहीं। तो बीच में पायरुवेट, मतलब देखो, जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये प्लांट सेल की साइटोप्लाज्म में हो जाती है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ये, है ना। लेकिन जब पायरुवेट को टूटना होता है तब तो ऑक्सीजन चाहिए ना। इसका मतलब क्या कि रात के समय प्लांट्स को, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। रात के समय पेड़ पौधों को ऑक्सीजन चाहिए है, तो क्या होगा? वही, इस बार स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर जाएगी प्लांट के, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। दिन में तो कुछ उल्टा ही हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही थी और ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, तो हम अपनी नाक लेकर के खड़े हुए थे कि हाँ जैसी आएगी ऑक्सीजन क्या करेंगे? उसको इनहेल कर लेंगे, ताज़ी हवा, शुद्ध हवा, प्योर एयर, है कि नहीं। लेकिन अब रात में कुछ और हो रहा है। अब रात में क्योंकि प्लांट को पायरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, इसीलिए अब रात में क्या होगा? प्लांट की जो पत्तियां हैं
उन लीव्स में जो स्टोमेटा है, उन स्टोमेटा से अब ऑक्सीजन अंदर जाएगी। प्लांट बॉडी के अंदर क्या जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी। कहाँ से? स्टोमेटा से। भाई जाने का रास्ता तो वही है ना। तो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, उन्हीं स्टोमेटा से अब रात के समय क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और फिर पायरुवेट टूटेगा। भाई ऑक्सीजन जो है यहाँ से अंदर चली गई, ऑक्सीजन जो है यहाँ से अंदर चली गई। स्पॉन्जी सेल्स के बीच में जो जगह है वहाँ से ऐसे 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 करके जाएगी। स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन है वो अंदर चली गई। लीफ के जो बीच में स्पॉन्जी सेल्स है ना, उनके बीच में जो गैप्स हैं, स्पॉन्जी सेल्स के बीच में जो गैप्स हैं, उन गैप्स के बीच में से ऑक्सीजन ऐसे निकलेगी। कहाँ पहुँचेगी? पेलिसेड सेल्स तक पहुँचेगी, अंदर जाएगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी और फिर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट और ऑक्सीजन चले जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में, अरे अभी तक तो सब कुछ ये ग्लूकोज का जो टूटना है पायरुवेट में, ये कहाँ चल रहा था? साइटोप्लाज्म में चल रहा था। अब क्या होगा? पायरुवेट और ग्लूकोज कहाँ चले जाएंगे? सॉरी, पायरुवेट और ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो टूट गया है ना, तो पायरुवेट बैठा है कि अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर मैं टूट जाऊंगा। तो जैसे ही पायरुवेट ने देखा कि ओ माय गॉड ऑक्सीजन आ गई सेल के अंदर, तो वैसे ही पायरुवेट भगेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही पायरुवेट देख लेगा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, वैसे ही पायरुवेट भगेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पीछे पीछे ऑक्सीजन भी जाएगी कि मैं तेरे को छोड़ूंगी क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट आ गया, ऑक्सीजन आ गई, तोड़ देगी उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में और निकालेगी क्या? भर भर के एनर्जी। एनर्जी का वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा एटीपी के फॉर्म में। लेकिन ये जो ससुरा कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इसका क्या होगा? इसको बाहर निकाला जाएगा। इसको बाहर निकाला जाएगा। मैम कैसे? अरे जैसे ऑक्सीजन अंदर गई थी ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी। इसका मतलब क्या कि रात में तो ओफो पूरी उल्टी पुल्टी ही प्रोसेस चल रही है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है ना वो हमारी तरह वेले नहीं होते हैं, नालायक नहीं होते हैं कि अभी स्कूल का टाइम है, अभी कोचिंग का टाइम है, ट्यूशन का टाइम है तो अभी पढ़ लेते हैं। अगर कोचिंग वाले सर या मैडम की तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, छुट्टी। ये ऐसे नहीं होते हैं। जब तक लाइट है तब तक ये करेंगे फोटोसिंथेसिस, और जहां लाइट की सप्लाई बंद हुई, लाइट रिएक्शन हो नहीं पाएगी, डार्क रिएक्शन होती रहेगी, ग्लूकोज बनता जाएगा। तो ये ऐसे नहीं कि बैठ जाएं कि हम नहीं कुछ कर रहे ना, ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अगर लाइट नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। अब जो ग्लूकोज बनता जा रहा है उसको हम तोड़ते जाएंगे, एनर्जी निकालते जाएंगे। आई बात समझ में? तो रात में कुछ अलग ही चलता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है स्टोमेटा से, स्पॉन्जी सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनमें से ऐसे ऐसे करके जाती है, पेलिसेड सेल्स तक पहुंचती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है और उसको पायरुवेट को तोड़ देती है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, और निकलती है क्या? भर भर के एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फिर स्टोमेटा से बाहर निकल आता है। तो मतलब एटमॉस्फेयर में रात के समय क्या होता है? प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम रात में जाकर के पेड़ के नीचे सोते हैं कि आहा मजे आ जाएगी। अरे उल्टा हो रहा है। जो आप सांस ले रहे हो ना, जो एयर आप ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है इतनी। पोपट बना दिया, पोपट कर दिया प्लांट्स ने हमारा रात के समय। आई बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। अरे आ भी जाओ। Since the aerobic respiration pathways requires presence of oxygen, aerobic respiration pathways में क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। Aerobic organisms must have a mechanism to ensure a continuous supply of oxygen। जाहिर सी बात है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो अगर उनको एरोबिक रेस्पिरेशन करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो उनके पास ऑक्सीजन की एक कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए, है कि नहीं? द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा। कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। सिमिलरली द रेस्पिरेटरी गैस
gaseous exchange, that is intake of oxygen and release of carbon dioxide also occurs through the stomata. और इस उन्हीं स्टोमेटा से एक दूसरा टाइप का गैशियस एक्सचेंज भी होता है जिसमें कि ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू. ड्यूरिंग द डे टाइम द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस में बी यूज्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, कि डे टाइम पर, भाई दिन के टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस हो ही रही है ना, तो उसमें तो लाइट रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन बनती ही है पानी की टूटने से. तो ऐसा नहीं है कि जो प्लांट्स है ना वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन हमें दे देते हैं. भाई अगर मम्मी ने खाना बनाया है तो वो आपको भी देगी, बदले में थोड़ा बहुत खाना खुद भी तो खाएंगे ना. कि ऐसा तो नहीं कि जो भी बनाया पूरा का पूरा दे दिया अपने बच्चों को, परिवार को. अरे थोड़ा बहुत तो वो अपने पास भी रखेंगी. तो फोटोसिंथेसिस में दिन के टाइम पर लाइट रिएक्शन में पानी की टूटने से जो ऑक्सीजन बनती है वो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत प्लांट्स रख भी लेते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो सकती है. एट नाइट, या अगर उन्होंने अपने पास नहीं भी रखी है, दे दी, बस जाओ जाओ जाओ. जो ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं वो ले भी तो सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं, रोक सको तो रोक लो. एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू स्टोमेटा, कि अब जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे उसको एलिमिनेट किया जाएगा. इनफैक्ट द प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड. उल्टा पुल्टा चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना. इतना था क्या प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज. अब देखो ऐसा है कि यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में एटीपी एक छोटा सा टॉपिक दिया है येलो बॉक्स में, उसको हम कवर कर लेते हैं. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस के लिए. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, कौन सी? वही सेलुलर रेस्पिरेशन. उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी. याद करो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एडीपी. एडीपी क्या है? एकदम लुल्लू. एडीपी कहने को तो वो भी एनर्जी का बटुआ है, लेकिन एकदम लुल्लू. क्यों? कहने को एटीपी का बटुआ, एनर्जी का बटुआ है एडीपी, लेकिन एनर्जी है ही नहीं. एनर्जी कहाँ से आएगी? जब वो बनेगा एटीपी. तो हमारे पास एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है. एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है जिसमें कि अगर हम एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो वो बन जाएगा एटीपी. तो कहने को तो एडीपी भी एनर्जी का बटुआ है, लेकिन एकदम लुल्लू, कोई एनर्जी नहीं है उसमें. उसमें एनर्जी तभी आएगी जब वो बनेगा क्या? एटीपी. तो एडीपी में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए चाहिए होती है एनर्जी. तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है, पायरुवेट जब टूटता है ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और निकलती है एनर्जी, उसी एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकल रही है, उसी एनर्जी को यूज किया जाता है एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए, और जिससे बन जाती है क्या? एटीपी. और क्योंकि एटीपी को बनाने में एनर्जी लगी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने में एनर्जी लगी है, इसीलिए वही एनर्जी पूरी की पूरी जाकर के स्टोर हो जाती है एटीपी में. इसीलिए लिखा गया है कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. Endothermic processes in the cell then use this ATP. cells के अंदर जो भी होती है प्रोसेसेस, वो सब जो है ना, आप बोल सकते हो कि जिनमें की एनर्जी चाहिए होती है, वो प्रोसेसेस जो है इस ATP का इस्तेमाल करती हैं टू ड्राइव द रिएक्शंस. When the terminal phosphate linkage in ATP में जो एक टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूटता है यूजिंग वाटर, एनर्जी पता है कितनी निकलती है? 30.5 किलो जूल्स पर मोल इज रिलीज्ड. एटीपी में जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है, जब वो लिंकेज टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? दिस मच. दिस
think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles. अलग अलग कामों के लिए फिर जो है ना ATP का इस्तेमाल किया जा सकता है सेल में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन के लिए एंड अदर एक्टिविटीज. आई होप इतना सबको समझ में आया होगा. समझ में आया? तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स होता है हमारा पूरा कंप्लीट. ATP के बारे में दिया हुआ था थोड़ा सा, वो भी मैंने आपको बता दिया है. येलो बॉक्स में दिया हुआ था, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है. अब देखो एनिमल्स में मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हम देख चुके हैं. एक और छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है रेस्पिरेशन का कि अदर एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी देख ही लो, है ना. अ वेराइटी ऑफ मेथड्स हैव बीन इवॉल्व्ड इन डिफरेंट एनिमल्स टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड पर रहते हैं उनके पास ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बदले में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं. द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी में ही जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो इस्तेमाल करते हैं. दे हैव देयरफॉर स्पेशल ऑर्गन्स टू अब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है उस डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए एक्वेटिक फॉर्म्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. द एक्वेटिक एनिमल्स टेक द डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ईदर डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन, या तो स्किन से हो जाता है डायरेक्टली बाय सिंपल डिफ्यूजन, या फिर गिल्स होती हैं विच आर स्पेशली डिजाइंड फॉर द पर्पस. यानी कि जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे हो जाता है. एक्वेटिक फॉर्म देखो इतना याद रख लो कि जो हमारे एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कौन सी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व है. क्यों भाई, वो तो पानी में रहते हैं ना, तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी उसी का वो इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, है ना. कैसे, तो या तो स्किन के थ्रू हो जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन, या फिर गिल्स होते हैं. सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर काफी कम है, द एक्वेटिक एनिमल्स मस्ट ब्रीथ फास्टर टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन. फिशेस फॉर एग्जाम्पल टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, और पास करती हैं वो गिल्स में, मतलब मुंह से पानी लिया और जो पानी है अब वो गिल्स से बाहर निकालेंगी. द लार्ज सरफेस ऑफ गिल्स इज लाइंड विद ब्लड कैपिलरीज. जो गिल्स हैं उनका जो सरफेस है बहुत सारी वहां पर ब्लड कैपिलरीज होती है. जैसे कि एल्वियोलस के अराउंड होती है ब्लड कैपिलरीज, वैसे ही गिल्स के अराउंड क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज. तो जब गिल्स से पानी जा रहा होता है ना, तो पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है. बात आई समझ में कि सपोज मैं क्या हूँ, मछली, है ना. तो मैंने क्या करा, अपने मुंह से पानी लिया और उस पानी को मैंने, यहाँ पे गिल्स हैं, यहाँ से मैं छोड़ रही हूँ. तो गिल्स में होती हैं क्या, गिल्स के सरफेस पे क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है. तो जब गिल्स से पानी बाहर जा रहा होगा तो उस पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड में. तो पानी बाहर और पानी में जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में. हो गया क्या, रेस्पिरेशन. द लार्ज सरफेस ऑफ गिल्स इज लाइंड विद ब्लड कैपिलरीज वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड. एंड हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो भाई कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में दे दिया जाता है. कैपिलरीज के खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम दे देते हैं पानी में. हाँ नहीं, मतलब मछलियाँ दे देती हैं क्या, पानी में. और पानी में जो ऑक्सीजन है उसको वो ले लेती हैं कहाँ, कैपिलरीज के ब्लड में. और कहाँ, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स टेक अप ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. ओके, हमारे पास तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना कि हम तो जो है एयर में जो ऑक्सीजन है भर भर के उसको हम ले सकते हैं. दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय सच ऑर्गन्स, एग्जांपल लंग्स, व्हिच हैव एन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया लाइंड विद द ब्लड कैपिलरीज फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये तो हमने पढ़ लिया है ना. These organs are usually placed inside the body just to protect the absorbing surfaces. Example of the some specific organs for gaseous exchange in different animals are. अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन को ले सकते हैं, जैसे कि स्किन के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, बुकलंग, गिल्स एंड लंग्स के थ्रू. गैसेस एक्सचेंज इन फिशेस टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. पता है, अर्थवर्म जो है ना और जो मेंढक है वो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं और लंग्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं.
इंसेक्ट हैव इलेबोरेट ट्रेकियल सिस्टम फॉर गैशियस एक्सचेंज, ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स। तो कुल मिलाकर के दूसरे जानवरों में, एनिमल्स में कैसे क्या गैशियस एक्सचेंज होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमारा रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तब तक आप क्या करोगे, विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। तो क्या करोगे, गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही उसको विजिट करोगे ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन में किंडरगार्टन से लेकर के 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। समझ रहे हो, कहाँ जाओगे, क्लास 10th में जाओगे। क्लास 10th जैसे ही खोलोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लास 10th के देखने को मिल जाएंगे। बायोलॉजी देखना है वो देख लो, फिजिक्स देखना है वो देख लो, जो मन में आता है वो देख लो। तो भाई आज के सेशन के लिए देखो, जैसे ही बायोलॉजी खोलोगे ना तो सबसे पहले आपको मेरा मुंह दिखेगा, क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही। कृपया करके विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।